आज के इस वीडियो में भाषा की वर्ण व्यवस्था में हम जानेंगे अनुतान के बारे में, अनुस्वार के बारे में और अनुनासिक के बारे में कि अनुतान क्या है, अनुनासिक क्या है, अनुस्वार क्या है और तीनों की पहचान क्या है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम वर्ण विचार के भाग 3 में बात करने वाले हैं अनुतान के बारे में, अनुस्वार के बारे में और अनुनासिक के बारे में। और हम जानेंगे कि अनुतान किसे कहते हैं, अनुस्वार क्या है और अनुनासिक किसे कहते हैं। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में क्या अंतर है। ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें अनुतान की कि अनुतान किसे कहते हैं, तो बोलते समय स्वरों के उतार चढ़ाव की जो प्रक्रिया होती है उसे अनुतान कहते हैं। कि जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे स्वरों में अक्सर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। हम एक ही स्वर में कोई भी चीज सही तरीके से नहीं बोल सकते, बोल तो लेंगे लेकिन सही तरीके से उसको हम बोल नहीं पाएंगे। तो बोलते समय स्वरों का जो ये उतार चढ़ाव है, इसी प्रक्रिया को अनुतान कहते हैं। तो आपका एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि फिर बलाघात और अनुतान दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए, बलाघात की बात करें तो बलाघात में बोलते समय हम किसी अक्षर पे जोर डालते हैं या किसी शब्द पे जोर डालते हैं या किसी वाक्य पे जोर डालते हैं या वाक्यांश पे जोर डालते हैं। लेकिन यहाँ पे तो जोर डालने की या बल डालने की बात ही नहीं हो रही। यहाँ तो हम स्वरों के उतार चढ़ाव की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं कि स्वरों में जो उतार चढ़ाव जो आता है, इस प्रक्रिया को अनुतान कहते हैं। तो यहाँ पे हम बल डालने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्वरों के उतार चढ़ाव की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। तो इसे अनुतान कहते हैं। हम बोलते समय कुछ शब्दों पर ज्यादा जोर देते हैं और कुछ पर कम। इस प्रक्रिया को हम आरोह अवरोह भी कहते हैं। तो आरोह अवरोह भी आप जान लेंगे कि क्या है। तो आरोह क्या है कि आरोह में हम उच्चारण को ऊंचे स्वर में करते हैं, तो अवरोह में हम उच्चारण जो है वो धीमे स्वर में करते हैं। ठीक है? तो आरोह अवरोह की जो प्रक्रिया है, स्वरों में उतार चढ़ाव की जो ये प्रक्रिया है, इसे ही हम अनुतान कहते हैं। आपको याद होगा कि जब आप विद्यालय जाते होंगे, वहां पर जब सुबह के समय प्रार्थना सभा होती थी और आप राष्ट्रगान गाते थे, तो आपके शिक्षक आपको इशारा करते हुए अपना हाथ ऊपर की तरफ करते थे। इनका मतलब होता था कि अब आपको ऊंचे स्वर में गाना है। फिर आपकी तरफ इशारा करते हुए अपना हाथ नीचे की तरफ करते थे, मतलब आपको अब धीमे आवाज में गाना है। तो मतलब क्या था कि स्वरों का जो ये उतार है, आरोह है, और जो स्वरों का जो धीमी आवाज में जो इनको बोलना है, ठीक है, जो अवरोह है, तो ये आरोह और अवरोह की जो प्रक्रिया है, इसे ही हम क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। ठीक है? तो शब्दों के इस उतार चढ़ाव की प्रक्रिया को अनुतान कहा जाता है। हम अनुतान के द्वारा कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं, अरे वाह कितनी अच्छी चीज है। तो कभी इच्छा प्रकट करते हैं कि मुझे साइकिल चाहिए, मुझे मोबाइल फोन चाहिए। तो कभी हर्ष प्रकट करते हैं कि मैं कक्षा में प्रथम आया, मैंने ये परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तो कभी निराशा प्रकट करते हैं कि अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या हो गया। तो अनुतान के द्वारा ही हम कभी आश्चर्य, कभी इच्छा प्रकट करते हैं, कभी हर्ष प्रकट करते हैं, कभी निराशा प्रकट करते हैं। तो शब्दों के, स्वरों के जो ये उतार चढ़ाव की प्रक्रिया है, इसे ही अनुतान कहा जाता है। और अनुतान को सुर लहर भी बोलते हैं। ठीक है? अनुतान को हम सुर लहर भी कहते हैं। ठीक है? इसका एक और नाम है। तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि भविष्य में अगर कोई परीक्षा होती है तो उसमें ये प्रश्न जरूर आ सकते हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं अनुस्वार की कि अनुस्वार किसे कहते हैं। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। तो ऐसे कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है? इनका उच्चारण कुछ जोर से भी होता है। ठीक है? तो इनका उच्चारण जोर से भी होता है और हवा नाक से भी निकलती है बोलते समय। और इनको लिखते समय स्वर के ऊपर बिंदु भी लगाया जाता है। तो देखते हैं ये स्वर कौन से हैं। उदाहरण के लिए कंठ, अंग, मंच, रंग, भंग, तंग, संग। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे स्वर हैं जिनको बोलते समय हमारी जो मुख से जो हवा निकलती है वो केवल नाक से निकलती है। ठीक है? आपको विश्वास नहीं होता तो आप नाक बंद करके आप इनका उच्चारण करके देखिए। कंठ का, अंग का, मंच का, रंग का, भंग का। आप नाक बंद करके इनको बोल के देखिए, क्या आप इसको बोल पाते हैं?
आप कोशिश करेंगे तो देखेंगे आप नहीं बोल पाते, क्योंकि इनका उच्चारण करते हुए जो हवा है वो नाक से बाहर निकलती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ठीक है? तो अनुस्वार क्या है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है और इनका उच्चारण जोर से होता है, कंठ, अंग, मंच, रंग, और इनको लिखते समय इनके ऊपर बिंदु भी लगाया जाता है। तो आपको पता चल गया कि अनुस्वार किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं अनुनासिक की, कि जिन स्वरों का उच्चारण मुख एवं नाक दोनों से किया जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। तो अनुस्वार में तो उच्चारण केवल नाक से किया जा रहा था, लेकिन अनुनासिक में मुख और नाक दोनों का प्रयोग होता है। अनुनासिक स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु भी लगाकर लिखा जाता है। तो अनुस्वार में सिर्फ बिंदु लगाया जाता है, लेकिन अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगाया जाता है। उदाहरण के लिए आंख और ऊंट, चांद। तो इनको जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हवा हमारे नाक से भी निकलती है, मुख से भी निकलती है। आप नाक या मुख कोई भी एक चीज बंद करके इसको बोलने की कोशिश कीजिए, आप इसको सही से नहीं बोल पाएंगे। ठीक है? तो अगर हम अनुस्वार की बात करें तो उसमें बिंदी लगाया जाता है, लेकिन अनुनासिक में चंद्र बिंदी। अनुस्वार की बात करें उसका उच्चारण नाक से किया जाता है, लेकिन अनुनासिक का नाक और मुख दोनों से किया जाता है। ठीक है? अब हम देख लेते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में अंतर क्या है। तो अनुस्वार की बात करें तो अनुस्वार को बोलते समय हवा, वायु केवल नाक से निकलती है, लेकिन अनुनासिक की बात करें तो मुख और नाक दोनों से निकलती है। अनुस्वार का उच्चारण तीव्र गति से, तेजी से होता है, जैसे कंठ, अंग, मंच, लेकिन अनुनासिक का उच्चारण धीमी गति से होता है, जैसे चांद। अनुस्वार का प्रयोग तत्सम और तद्भव दोनों में होता है। तो तत्सम क्या है? संस्कृत के जिन शब्दों का हम उसी रूप में हिंदी में प्रयोग करते हैं, जैसे चक्षु। ठीक है? तो संस्कृत के जिन स्वरों का जिन शब्दों का प्रयोग हम हिंदी में उसी रूप में करते हैं तो उसे तत्सम कहते हैं। और संस्कृत के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है लेकिन उसमें कुछ बदलाव करके किया जाता है, जैसे हस्त को हाथ कहते हैं, तो उसे तद्भव कहते हैं। तो अनुस्वार का प्रयोग तत्सम और तद्भव दोनों में होता है, लेकिन अनुनासिक का प्रयोग तत्सम शब्दों में नहीं होता, क्योंकि तत्सम शब्दों में चंद्रबिंदी नहीं लगाया जाता। तो अनुनासिक का प्रयोग तद्भव में होता है, तत्सम में नहीं होता। अनुस्वार को स्वर से अलग किया जा सकता है, जैसे कंठ की बात कर रहे हैं, अंग की बात कर रहे हैं, मंच की बात कर रहे हैं, तो अंग। ठीक है? जब हम इसको अंग बोलते हैं तो इसको स्वर से अलग करके बोल सकते हैं, लेकिन अनुनासिक का तो उच्चारण ही स्वरों के साथ होता है, जैसे आंख, ऊंट, चांद। तो अनुनासिक को स्वर के साथ ही बोला जाता है, इनको स्वर के बिना नहीं बोला जा सकता। उदाहरण भी देखते हैं, कंठ, अंग, मंच, रंग, भंग, तंग, संग, और इसका ऊंट, ठीक है, आंख, चांद। ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हमने जाना, सबसे पहले हमने बात की कि अनुतान किसे कहते हैं। ठीक है? अनुतान स्वर में उतार चढ़ाव। फिर हमने बात की कि अनुस्वार किसे कहते हैं, जिसमें उच्चारण नाक से किया जाता है, हवा नाक से निकलती है। फिर हमने अनुनासिक की बात की, जिसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है और इनके ऊपर चंद्रबिंदी लगाया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय जरूर